डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता संसार में। आज का हमारा अध्ययन विषय है प्रादेशिक नियोजन और विकास, और इसमें हमारा अध्ययन पॉइंट है प्रादेशिक असंतुलन। इसमें हम प्रादेशिक असंतुलन का अर्थ और इसके कारण और इसके समाधान यानी कि प्रादेशिक असंतुलन को दूर करने के जो उपाय है उसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रादेशिक असंतुलन। प्रादेशिक असंतुलन जो है वर्तमान समय में विश्व की सबसे बड़ी समस्या बन गई है। चाहे विकसित देश हो, विकासशील देश हो या अल्प विकसित देश हो, सभी क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की प्रादेशिक असंतुलन विद्यमान है। और ये क्या है, सबसे बड़ी समस्या है। प्रादेशिक या क्षेत्रीय असंतुलन मुख्यतः आर्थिक सामाजिक विकास में असमानता है। यानी कि इसका अर्थ क्या है, प्रादेशिक या क्षेत्रीय असंतुलन का अर्थ है प्रादेशिक या क्षेत्रीय असंतुलन मुख्यतः आर्थिक और सामाजिक विकास में असमानता, यानी कि आर्थिक और सामाजिक विकास में असमानता को ही प्रादेशिक या क्षेत्रीय असंतुलन के नाम से जाना जाता है। किसी प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर और स्वास्थ्य एवं शिक्षा, औद्योगिकरण के स्तर व जो व्याप्त अंतर, जो क्षेत्रीय अंतर है या प्रादेशिक अंतर है, ये सभी क्या है, प्रादेशिक असंतुलन है। तो ये सभी इसका क्या है, इसका अर्थ परिभाषा दिया हुआ है। फिर इसके एग्जाम्पल वगैरह देखते हैं प्रादेशिक असंतुलन के। प्रादेशिक असंतुलन जो है अनेक कारणों से होता है, जैसे कि बुनियादी सुविधाओं में कमी वगैरह, या जलवायु की प्रतिकूल परिस्थितियां, या कम निवेश दर, जनसंख्या की बढ़ती दर, शहरीकरण, औद्योगिक का निम्नकरण स्तर, ये सभी क्या करते हैं, जो प्रादेशिक असंतुलन है उसको क्या करता है, बढ़ावा देता है या उसमें वृद्धि कर देता है। और विकास के स्तर एवं प्रादेशिक असंतुलन में क्या होता है, धनात्मक संबंध होता है। यदि प्रादेशिक असंतुलन अधिक होता है तो विकास का जो प्रादेशिक असंतुलन अधिक होता है तो क्या होता है, विकास का स्तर बहुत नीचे होता है। इस प्रकार से इसमें होता है, अर्थात इसमें क्या होता है, विकास का स्तर यदि उच्च होने पर प्रादेशिक असंतुलन या प्रादेशिक विकास की प्रक्रिया भी अधिक प्रभावी होता है। क्योंकि यदि हमारा जो विकास का स्तर ऊंचा रहेगा तो प्रादेशिक विकास भी अधिक होगा और उसमें संतुलन भी स्थापित होगा। और वहीं जिस स्थान पर क्या होता है, विकास का स्तर निम्न होता है और निम्न किस्म का होता है, वहाँ पर क्या होता है, प्रादेशिक पिछड़ेपन की स्थिति दृष्टिगत होती है, यानी कि बहुत अधिक हो जाती है। क्योंकि वहाँ विकास का जो कार्य है, वो स्तर है, वो निम्न है। इसी वजह से जो प्रादेशिक असंतुलन है वो बहुत अधिक है। आधुनिक समय में समस्त विश्व को 3 स्तरों में बांटा गया है असंतुलन की दृष्टि से। कौन कौन से स्तर, एक तो विकसित राष्ट्र और विकासशील राष्ट्र और अल्प विकसित राष्ट्र, ये 3 रूपों में प्रादेशिक असंतुलन को बांटा गया है। सबसे विकसित जो राष्ट्र है वो क्या है, प्रादेशिक दृष्टिकोण से या प्रादेशिक संतुलन के सबसे ऊपरी उच्च भाग है। और मध्यम भाग कौन सा है, विकासशील राष्ट्र, और अल्प क्या है, सबसे निम्न श्रेणी में आ जाता है, उनका विकास स्तर नीचे है। तो इसी को प्रादेशिक असंतुलन कहे। तीनों में जो अंतर है वही क्या है, प्रादेशिक असंतुलन है। और भारत के संदर्भ में देख लेते हैं प्रादेशिक असंतुलन के बारे में थोड़ा से, इसके बाद उसके कारण का अध्ययन करेंगे। मुख्यतः भारत में 2 प्रमुख संस्थाएं हैं। एक क्या है, नीति आयोग, जो पूर्व में योजना आयोग के नाम से जाने जाती थी, जो कि क्या हो गया है, अभी वर्तमान में नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। और वित्त आयोग, जिन्होंने क्या किया है, आज़ादी के बाद मुख्यतः असंतुलन को कम करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं लागू की है, संगठन गठित किया गया है। और वित्त आयोग की भूमिका क्या होती है, सीमित होती है, इसलिए वो क्या करते हैं, प्रादेशिक असंतुलन को दूर करने की दिशा में कार्य करने की अधिक जिम्मेदारी योजना आयोग को सौंप दी जाती है। और योजना आयोग भी क्या करता है, विभिन्न प्रकार की पंचवर्षीय योजनाएं लाई जा रही है, लेकिन क्या हो, उतना खास सफलता नहीं मिल पा रहा है असंतुलन को दूर करने में। जो विकसित क्षेत्र है वो क्या हो रहा है, और भी विकसित होते जा रहा है, और जो गरीब क्षेत्र है या अविकसित क्षेत्र है वो क्या है, और भी पिछड़ता जा रहा है। इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसलिए क्या होता है, प्रादेशिक असंतुलन को दूर करने की दिशा में कार्य करने की जो जिम्मेदारी है वो योजना आयोग को दे दी जाती है। और भारत की क्रमिक जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, ये योजना आयोग द्वारा चलाई जा रही है, जो वर्तमान में क्या हो गया है, नीति आयोग के नाम से चल रहा है। और 2015 के बाद इसे नीति आयोग का नाम दिया गया है, जो कि 3 वर्षीय एजेंडा में देश के पिछड़े क्षेत्रों को विकसित करने के लिए बल दिया गया, जो कि अभी हम बताए हैं कि इसका उतना खास प्रभाव नहीं पड़ रहा है विकास में, क्योंकि विकसित क्षेत्र और विकसित होते जा रहा है। क्योंकि उनका ध्यान कहाँ रहता है, विकसित क्षेत्र में अधिक होता है। जो पिछड़े क्षेत्र है वो उतना खास विकास नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ पर सुविधाएं कम होती है विकास की, इसलिए। इसी तरह विश्व के अन्य देशों में भी इसी प्रकार की कई संस्थाएं कार्य कर रही है, जो
प्रादेशिक असंतुलन को दूर करने या कम करने का निरंतर प्रयास कर रही है। तो ये है प्रादेशिक असंतुलन की अर्थ परिभाषा और प्रादेशिक असंतुलन की सामान्य परिचय। अब हम अध्ययन करते हैं उसके कारण से संबंधित। विश्व के दो अधिकतम भूगोलवेत्ता हैं, अर्थशास्त्री है या सामाजिक जो मुद्दों के विशेषज्ञ है, या विश्व में जो विद्वान प्रादेशिक असंतुलन और विभिन्न राष्ट्रों के मध्य विद्यमान असमानता के पीछे कुछ प्रमुख कारण मानते हैं विद्वान, वो कौन कौन से कारण है इसका अध्ययन करते हैं, यानी कि प्रादेशिक असंतुलन के कारण। तो सबसे पहला है आर्थिक कारण। अब ये आर्थिक कारण के अंतर्गत कौन कौन से आता है ये देखते हैं। प्रति व्यक्ति आय में असमानता, संसाधनों का सभी लोगों तक उपलब्ध न हो पाना। जैसे कि आप सभी को पता है कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, लोगों के पास आय बहुत कम होती है और शहरी क्षेत्र के लोगों के पास आय बहुत अधिक होती है। और जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर संसाधनों की उपलब्धता कम है, विकास के जो संसाधन है उसकी पूर्ति कम होती है, लेकिन शहरी क्षेत्र में विकास के संसाधन की उपलब्धता अधिक होती है, जिसके कारण क्या होता है, आर्थिक कारण भी विकास की समस्या बाधा बनती है। और उपभोक्ता वस्तुओं का जो असमान वितरण है और प्रौद्योगिकी का कृषि में योगदान, ये सभी क्या है, आर्थिक कारण है जिसके वजह से असमानता बढ़ती जाती है। शहरी क्षेत्रों में इन सभी की सुविधा अधिक होती है जिसके कारण वहाँ का विकास अधिक होता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में इनकी सुविधा कम होती है। इसकी वजह से जो ग्रामीण क्षेत्र है वो अल्प विकसित या इसमें दोनों के मध्य बहुत बड़ी खाई बन जाती है, असमानता जो आ जाती है। फिर है असमानता की सेकेंड कारण है सामाजिक कारण। तो सामाजिक कारण जो है ये इसे कैसे प्रभावित करता है या किस प्रकार से इसे प्रदर्शित करता है, इसको अध्ययन करते हैं। सामाजिक कारण, इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा की असमानता और सामाजिक सुरक्षा और नगरीकरण, ये सभी पॉइंट है जो क्या करता है, प्रादेशिक असंतुलन को प्रभावित करता है। ये किस प्रकार से होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, स्वास्थ्य की सुविधा कम होती है और शिक्षा की जो ऐसा होती है वो निम्न स्तर की होती है, और सामाजिक सुरक्षा भी निम्न स्तर की प्राप्त होती है। नौकरीकरण भी क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं के बराबर होता है। इस वजह से क्या होता है, जो ग्रामीण क्षेत्र है वो विकास की तुलना में क्या हो जाता है, पिछड़ जाता है, और नगरीय क्षेत्र है इन सभी की सुविधा के होने की वजह से और अधिक बढ़ जाता है। इसी वजह से जो सामाजिक कारण है वो और अधिक ही बढ़ जाता है। इसके बाद है जनांकीय कारण। तो जनांकीय कारण प्रादेशिक असंतुलन को कैसे प्रभावित करता है इसका अध्ययन करते हैं। जो जनांकीय कारण है इसमें जनसंख्या वृद्धि दर है, जीवन प्रत्याशा है, साक्षरता दर है और लिंगानुपात है और जन्म मृत्यु दर है। आप सभी को पता है कि जो जनसंख्या वृद्धि दर, जिस क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि अधिक होती है वहाँ पर विकास की समस्या बहुत अधिक हो जाता है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि होती है तो उसमें विकास की जो संतुलन है उसमें जो आर्थिक चीज़ें हैं, जो आवश्यकता की चीज़ें हैं वो सभी को बराबर रूप में प्राप्त नहीं होते। जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर, लिंगानुपात और जन्म दर एवं मृत्यु दर, ये सभी कारक है जो क्या करते हैं, प्रादेशिक असंतुलन को बढ़ावा देता है। फिर है राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण प्रादेशिक असंतुलन को कैसे प्रभावित करता है या राजनीतिक कारण कैसे उस पर निर्धारित करती है ये देखते हैं। प्रादेशिक असंतुलन का मुख्य कारण जो है राजनीतिक कारण भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, देशों में पाए जाने वाला जो लोकतंत्र का स्वरूप होता है या समाजवाद होता है, यह भी प्रादेशिक असंतुलन को बढ़ावा देते हैं। इसमें क्या होता है, जो विकसित क्षेत्र है उसको और भी विकसित करने या बड़े लोगों को और विकास के जो साधन होते हैं उनको प्रदान करने की चेष्टा होती है इनमें, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ग्रामीण क्षेत्र है वो अल्प विकसित ही रह जाता है और विकासशील क्षेत्र और भी विकसित होते जाता है। इस वजह से प्रादेशिक असंतुलन जो है और अधिक बढ़ जाता है। फिर है भौगोलिक कारण की वजह से प्रादेशिक असंतुलन। तो भौगोलिक कारण में देश प्रदेश की स्थिति, पर्वत, पठार, मैदान, नदी, अफवाह तंत्र, ये सब भी आते हैं। इसमें कैसे प्रादेशिक असंतुलन बनता है, जिस क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्र होता है वहाँ पर क्या होता है, सड़कों का विकास वगैरह या विकास की जो साधन वगैरह है उनका विकास कम हो पाता है, और जो मैदानी क्षेत्र होता है वहाँ पर क्या होता है, जो विकास की सुविधाएं होती है वो अधिक होती है, जिसकी वजह से पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र दोनों के मध्य क्या बन जाता है, विकास में असंतुलन हो जाता है या प्रादेशिक असंतुलन अधिक हो जाता है। पर्वतीय क्षेत्र में कम सुविधाएं होती हैं जिसकी वजह से ये अल्प विकास में रहता है और ये अधिक विकसित रहता है। तो ये सभी कारण भी क्या होता है, प्रादेशिक असंतुलन के कारण है। इसके बाद है प्रादेशिक असंतुलन को दूर करने का उपाय। तो प्रादेशिक असंतुलन को दूर करने के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं इसका अध्ययन करते हैं। प्रादेशिक असंतुलन को दूर करने के उपाय, इसमें है सर्वप्रथम
समस्त देशों को जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना होगा। फिर सेकेंड है गरीबी और अशिक्षा के लिए एक सशक्त रणनीति बनाई जानी। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना होगा ताकि जो विकास की जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं वो सभी को पूर्ति की जा सके। और सेकेंड है गरीबी अशिक्षा बेरोजगारी को दूर करने के लिए एक सशक्त रणनीति बनाई जाए। जिन क्षेत्रों में विद्यमान शिक्षा बेरोजगारी उन क्षेत्रों में इसकी सुविधा प्रदान की जाए और जिन क्षेत्रों में इसकी सुविधा पहले से है उन क्षेत्रों में जो सुविधा नहीं है उनको दी जाए और इनको गरीब क्षेत्रों में दी जाए। इसकी रणनीति सही तरीके से बनाई जाए क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में इन सभी की सुविधा लोगों तक नहीं पहुंच पाती। इसकी वजह से ये क्या हो रही है, प्रादेशिक असंतुलन और भी बढ़ती जा रही है, तो इसकी विशेष ध्यान रखना चाहिए। फिर है खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित की जाए। जैसे कि आप सभी को पता है कि ग्रामीण क्षेत्र के ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, कुपोषित होते हैं क्योंकि वहाँ पास खाद्य की जो व्यवस्था होती है वो सही तरीके से नहीं होती। जो यदि खाद्य व्यवस्था होती भी है तो उनमें जो पोषण आहार होती है वो प्राप्त नहीं हो पाती, जिसकी वजह से उनमें प्रादेशिक असंतुलन और बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पास क्या हो जाता है, खाद्य की वजह से उन्हें विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ वगैरह होती है जिसकी वजह से उनमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती है और ये क्या करते हैं, प्रादेशिक असंतुलन को और भी बढ़ाता है। तो खाद्य सुरक्षा का विशेष ध्यान देना चाहिए। फिर है भ्रष्टाचार से मुक्ति और शासन प्रशासन में कुशल प्रबंधन हो और शासन की जो पारदर्शिता में वृद्धि होनी चाहिए और जवाबदेही सुनिश्चित हो। तो यदि भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल जाएगी तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या हो जाएंगे, लोग आगे बढ़ेंगे। ज़्यादातर क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र के लोग भोले भाले होते हैं जो प्रशासनिक क्षेत्र में लगे हुए, जो भ्रष्टाचार में लगे हुए रहते हैं लोग, उनसे डर जाते हैं और उनके शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रादेशिक असंतुलन और बढ़ती जा रही है। तो इसमें भी बहुत सारी सुधार करने की आवश्यकता है या ध्यान देना है। फिर है विकसित देशों द्वारा विकासशील एवं अल्प विकसित देशों के लिए पूंजी तथा आधुनिक तकनीकी का स्थानांतरण किया जाए। यानी कि इसके अंतर्गत कहा गया कि जो विकसित देश है उनको ये चाहिए कि वो विकासशील देश और अल्प विकसित देशों के विकास के लिए उनकी तरफ पूंजी की सहायता करे और आधुनिक तकनीक है उनको उन तक प्रदान करे या उन तक पहुँचाए ताकि वो भी विकास कर सकें। ये प्रादेशिक असंतुलन को दूर करने का या समाप्त करने का एक तरीका है। फिर है विभिन्न विभागों में समन्वय की भावना। तो प्रादेशिक असंतुलन को दूर करने के लिए सभी राष्ट्रों में, देशों में, क्षेत्रों में क्या बना हुआ है, संस्थाएं बनाई गई है, योजनाएं बनाई गई है। लेकिन उन जो योजना से संबंधित संस्थाएं हैं या विभाग है उनमें क्या हो रहा है, समन्वय स्थापित नहीं है, उनमें मतभेद रहता है निरंतर, जिसकी वजह से जो कार्य है नियोजन का सही तरीके से आता है। तो इनमें क्या होना चाहिए, समन्वय स्थापित होना चाहिए जो संस्थाएं हैं उनमें। फिर है निजीकरण को बढ़ावा दिया जाए। तो इसमें क्या होता है, निजीकरण को बढ़ावा दिया जाए। इसमें यदि हम निजीकरण को बढ़ावा देते हैं तो जो प्रादेशिक असंतुलन है वो कम हो जाएगा क्योंकि निजीकरण को बढ़ावा देने से जो विभिन्न प्रकार की कंपनियां वगैरह है या रोजगार की सुविधाएं हैं वो हम तक पहुंच जाती है या जो बेरोजगार लोग हैं उनको कुछ रोजगार की व्यवस्था हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है, निजीकरण को बढ़ावा देने से असंतुलन में कुछ कमी की जा सकती है। इसके बाद है स्वयं सहायता समूह और गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी बढ़ाई जाए। आप सभी को पता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो रोजगार की समस्या वगैरह है और उनको किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या की कोई भी समाधान नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए यदि स्व सहायता समूह की व्यवस्था की जाए और उनकी भागीदारी को बढ़ाया जाए तो वो एक समूह बना करके विभिन्न प्रकार के रोजगार कर सकते हैं, छोटे छोटे कुटीर उद्योग कर सकते हैं, जिनसे उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है, जिससे कि प्रादेशिक असंतुलन में क्या हो जाता है, उसमें थोड़ी कमी लाई जा सकती है। और जो गैर सरकारी संगठन वगैरह बनता है रोजगार से संबंधित या अन्य, उनको भी बढ़ावा दी जाए ताकि इसमें क्या हो सके कि जो प्रादेशिक असंतुलन है उसमें थोड़ी कमी आए। इसके बाद है आम जनमानस में प्रादेशिक असंतुलन के प्रति जागरूकता फैलाई जाए। यानी कि जो आम जनता है उनमें प्रादेशिक असंतुलन कैसे बढ़े, किस कारण से बढ़े, उसकी भी जागरूकता फैलाए उनमें। जो जनसंख्या वृद्धि वगैरह है जिसके जो प्रादेशिक असंतुलन के कारण है और अन्य कारण है शिक्षा वगैरह, उन सभी के प्रति जागरूकता फैलाए ताकि प्रादेशिक असंतुलन को कम किया जा सके। तो ये है प्रादेशिक असंतुलन के अर्थ, परिभाषा, उसके कारण और उसके उपाय।